हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है हरिहर काका, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये संचयन भाग 2 का चैप्टर 1 है, जो कि मतलब इससे क्वेश्चंस आपको आने ही आने हैं। और मैं इस चैप्टर में आपको मतलब इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ हरिहर काका का सार विद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब मैंने वहां पे कोशिश की है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस वहां पे इंक्लूड कर दूं, कि जिसको आप बोलते हैं ना कि जो पैराग्राफ है और पैराग्राफ के जस्ट नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले जो हमेशा रिपीट होते हैं या जिस टाइप के क्वेश्चंस उस पैराग्राफ से बनते हैं, और वहां पे उसको डाल के रखा है, तो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हरिहर काका है तो आपको पता है बहुत लंबा चैप्टर है, और मैंने इसको दो भाग में मतलब दो वीडियोस में डिवाइड किया है, और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सार एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हरिहर काका पार्ट 7। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा है। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था, वह लेखक का उनके व्यवहार और उनके विचारों के कारण था। उनके दो कारण थे। पहला कारण था हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण था लेखक को उनकी माँ बताया करती है कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब लेखक वयस्क हुआ तो उसकी पहली दोस्ती भी हरिहर काका के साथ हुई थी। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बानी या देवस्थान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? कथावाचक मतलब जो लेखक है और हरिहर काका के बीच में कैसे संबंध थे, किस तरीके के संबंध थे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि व्यवहारिक और वैचारिक संबंध थे। व्यवहारिक क्या हो जाएगा कि दोनों के विचार मिलते थे, दोनों के स्वभाव मिलते थे, दोनों एक दूसरे को समझते थे। और वैचारिक क्या हो जाएगा? क्योंकि वो उनके बगल में रहते थे। तो इस तरीके से तो हरिहर काका की माँ उनको बताया करती थी। आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध थे, तो वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे से जो इंट्रोड्यूस हो रहा है वह है ठाकुर बाड़ी, जो इस कहानी का सबसे मेन कैरेक्टर कह सकते हो, या मेन ऐसी जगह जहां से ये सारे जो विवाद उत्पन्न हुए थे उसका है। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, जिसे गांव के लोग ठाकुर बानी या देवस्थान कहते थे। लोग ठाकुर जी से पुत्र की मन्नत मानते, मुकदमे में जीत करते, लड़की की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए आदि मन्नत मांगते थे। मन्नत पूरी होने पर लोग अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया करते थे। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी, वो अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम लिख दिया करता था या दे दिया करता था, और यह एक तरह से प्रथा ही बन गई थी। लेखक कहता है कि उसका गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम से पहचाना जाता है। उसके गांव का यह देवस्थान उस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान है। ओके, हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान जाना बंद कर दिया। क्यों जाना बंद कर दिया था? देवस्थान क्या है? तो ठाकुरबाड़ी क्यों इतनी बड़ी हुई थी? क्योंकि लोगों की मन्नतें पूरी होती गई वहां। तो जैसे जैसे मन्नतें पूरी होती गई, लोगों ने उसमें डोनेशन देना स्टार्ट किया, दान देना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज ठाकुरबाड़ी के नाम से उनके गांव को जाना जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के भाव, जो उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठीक है, हरिहर का नाम पाठ में लेखक के ठाकुरबाड़ी की स्थापना, उसके बढ़ते कलेवर के बारे में क्या बताया है। तो ये हम सार पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ दिया है कि कैसे स्थापना हुई थी। तो एक संत आए थे और वहां पर वो झोपड़ी बनाकर रहते थे, और दिन रात वहां पूजा पाठ करते, लोगों में चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करके वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाया। लेकिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, और धीरे 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 उसका विस्तार होने लगा। कलेवर का बढ़ना मतलब वो विस्तार होने लगा, और आज इतना बड़ा हो गया है कि उस गांव को ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो सारे आंसर यहाँ पर है। ठीक है, मन बहलाने के लिए लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि वहां के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वे दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहां के आए हुए लोगों से सेवा करने के नाम पर करवाते थे। वे खुद अगर कोई काम करते थे तो वह था बातें बनाने का। लेखक को नहीं जाते थे, वो बहुत कम जाते थे, क्योंकि वहां के जो साधु संत थे, साधु संत का क्या अर्थ है? जो पूजा पाठ करते हैं, जो पंडित होते हैं। ओके, वो उनको बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि वो हलवा पूड़ी खा बनाने के नाम मतलब वो भोग लगाने के नाम पे वही बैठकर खाया करते थे। तो जो दार्शनिक आते थे, जो भक्त आते थे, उनसे ही वो वहां के सारे काम करवा लिया करते थे। लेखक हरिया काका के बारे में बताते हुए कहता है कि हरिया काका उनके 3 भाई हैं। ओके, आप सबकी शादी हो चुकी है। हरिया काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। कुछ समय तक तो हरिया काका की सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया, किंतु या परंतु फिर कुछ दिनों बाद
हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। लेखक कहता है कि अगर किसी कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति ठीक ना होती, मतलब वो बीमार हो जाते, तो हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता। क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता। एक दिन उनका भतीजा शहर से अपने दोस्त को लेकर आया। उन्हीं के आने की खुशी में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता और सब बहुत कुछ बना था। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरिहर काका को कोई पूछा तक नहीं। हरिहर काका गुस्से में बरामदे की ओर चल पड़े और जोर जोर से बोल रहे थे कि उनकी भाई की पत्नियां क्या यह सोचती हैं कि उन्हें वह मुफ्त में खिलाना खाना खिलाती है। उनके खेत में उगने वाला अनाज भी इसी घर में आता है। हरिहर काका का कोई नहीं था, उनका खुद का कोई नहीं था। उनकी 2 पत्नियाँ थी, दोनों पत्नियाँ स्वर्गवासी हो चुकी थी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो अपने 3 भाइयों के साथ रहते थे। मतलब हरिहर काका 4 भाई थे और 4 भाई साथ में रहा करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ गाँव में ये प्रथा होती है कि जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ओके? और उनके जो जितने बोलते हैं ना, जो तीनों भाइयों के परिवार था, वो उनकी देखभाल किया करता था। देखभाल के नाम पर क्या था कि उनको 2 टाइम का खाना दे दिया करते थे। कभी पूछ लिया क्या हाल चाल है। लेकिन जब वो मुसीबत कब आती थी, जब वो बीमार हो जाते थे, अस्वस्थ हो जाते थे या उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। तब उनको कोई पानी वाला भी नहीं, पानी पूछने वाला, क्योंकि बच्चे अपनी धमा चौकड़ी में बिजी रहते थे। ये वर्ड यहाँ नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में है, ओके? क्योंकि ये सार है, तो मैं सारे शब्द आपको इंक्लूड कर दे रही हूँ यहाँ पे ताकि आप सुन लो। दमा चौकड़ी मचाने लग जाते, सारी औरतें अपने अपने काम में मशगूल रहती या बिजी रहती, तो कोई उनको ध्यान नहीं देता था। एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि उनके घर में कोई गेस्ट आया था, उनके भतीजे का दोस्त आया था, तो वो बड़े खुश थे क्योंकि वो बीमारी से उठे थे, ठीक है? तो वो चाहते थे कि आज मुझे अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन उनको ये सारा जो उनकी उम्मीदें थी, जो उनका विश्वास था, वो टूट गया। और उनके सामने क्या रखा गया? तो उनके सामने रखा गया मठा, चावल और अचार। ये लिखा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने वो थाली जमीन में फेंक दी और जाकर बड़बड़ाने लगे कि तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे मुफ्त में खिला रही हो, तो तुम मुझे मुफ्त में नहीं खिला रही हो। इस घर में मेरा भी बांटे का या मेरे भी हिस्से का अनाज आता है। ये सारी चीजें सार में नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है? अब इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पैराग्राफ से? हरिया काका के परिवार का स्वरूप कैसा था, मतलब कितने लोग थे, किस तरीके के परिवार था, हरिया काका का कितना था, तो वो सारी आंसर। ठाकुर बारी के साधु संतों का कौन सा आचरण लेखक के मन के उनके प्रति घृणा उत्पन्न करता था? फर्स्ट पैराग्राफ। जो लेखक था वो क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनको पसंद नहीं थे वो साधु संत। वो अपना बोलते ना कि दोनों टाइम भगवान जी को भोग लगाने के नाम पे हलवा पूड़ी बनवाया करते थे। ये सारे आंसर आएंगे। हरिया काका ने खाने की थाली बीच आंगन में क्यों फेंक दी थी? क्योंकि उनके हमें यहाँ पे मैंने उनको मतलब मैंने सारा आंसर्स लिखा है, भात, मठा और अचार। ये आपको वर्ड याद रखना है, ओके? तो हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो बीमारी से उठे थे, वो सोच रहे थे कि उनको अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब उनके सामने भात और मठा और अचार दिया गया तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने थाली फेंक दी। तो ये सारे कारण यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ। हरिया काका के गुस्से का महान जी ने लाभ उठाने की सोची। महान जी हरिया काका को अपने साथ देवस्थान ले गए और हरिया काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनकी जमीन के कारण उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिया काका यह कह दे कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं, तो वे लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिया काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत है उनको भगवान के नाम लिख दे। ऐसा करने से उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे ही हरिहर काका क्रोधित होते हैं या गुस्सा होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो एक पंडित वहां पर था और वो पंडित जाकर महंत जो इस ठाकुर बाड़ी का केयर टेकर है, ओके, उसको जाकर ये सारी बातें बताता है। तो महंत जी क्या करते हैं, उनसे मिलने आते हैं और उनको आधे रास्ते से ही कहाँ लेकर चले जाते हैं, ठाकुर बाड़ी लेकर चले जाते हैं। और वहां पर उनको बहुत फुसलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनसे ये कहते हैं कि जो तुम्हारी जमीन है वो किसके नाम लिख दो, तो ठाकुर जी के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारा नाम भी होगा। और रिश्तों के बारे में क्या बातें करते हैं कि ये खून के रिश्ते सिर्फ किसके हैं, तो पैसों की है, तुम्हारी प्रॉपर्टी के नाम से ही लोग तुम्हें हैं। तो तुम एक काम करो, तुम अपना जो जमीन है, जो अपनी खेती है, वो भगवान के नाम लिख दो, ठीक है? सुबह होते ही हरिया काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए। तीनों हरिया काका के पाँव में गिरकर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए अ, इस तरह के व्यवहार की सजा देंगे। हरिया काका के मन में दया का भाव जाग गया और वे फिर से घर वापस लौट कर आ गए। जब अपने भाइयों को समझाने के बाद हरिया काका घर वापस आया तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश हो गए। घर के सभी छोटे बड़े सभी लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। जैसे ही
जो उनके परिवार के लोगों को पता चला कि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में रहने लग गए, या फिर हरिहर काका आज रात वहां रुक गए। दूसरे दिन उनके भाई वहां गए, उनको मनाया वनाया, उनको हाथ पैर जोड़ा और वापस लेकर आए। और जैसे ही हरिहर काका उनके घर में वापस आए, सबका व्यवहार बदल गया, सबके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। ठीक है। गांव के लोग भी जब भी कहीं बैठते तो बातों का ऐसा सिलसिला चलता जिसका कोई अंत नहीं था। हर जगह बस उन्हीं की बातें होती कि कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम अच्छा कुछ भी नहीं होता है, इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसके विपरीत कुछ लोगों का कि यह मानते हैं कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देकर उनके साथ अन्याय करना होगा। देखिए, ये पैराग्राफ दो भागों में डिवाइड करता है गांव को। ठीक है। एक वो लोग जो ठाकुर बाड़ी के प्रति अथाह श्रद्धा रखते हैं। ओके, उनका मानना है कि ठाकुर बाड़ी को जितनी उन्नत होती जाएगी उतना अच्छा है, तो ये चाहते थे कि ठाकुर बाड़ी के नाम हरिहर काका अपनी जमीन लिखते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर में इस टाइप के हरिहर काका जैसे लोग पल रहे थे। पलना मतलब क्या होता है? हो सकता है कोई वुमेन रही होगी जिसका पति नहीं है, तो वो वही है, तो उसकी जमीन फिर क्या होगी, तो उनको मिलने वाली है। तो गांव के लोगों के बीच में जब भी बातचीत होती थी, जब भी बैठक होती थी, तो इस तरीके की बातचीत में वो बातें किया करते थे, सबकी दो राय में बढ़ गए थे। ठीक है। तो अब इससे क्या क्वेश्चन है? हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन को उनके नाम लिखवा दे। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा, अंत में इस परिणाम पर पहुंचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को और बनाना ठीक नहीं, फिर चाहे वो अपना भाई हो या मंदिर का महंत, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके में के वे कुछ लोग याद है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी के और के नाम लिखवा दिया। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिया काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अपने जीवन में एकदम हुए बदलाव को समझने में कोई गलती नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने फैसला किया वे जीते जी किसी को भी अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अब आप ये समझ सकते हो कि हरिहर काका की मनोस्थिति क्या रही होगी। एक तरफ उनके भाई कह रहे हैं कि आप अपनी जो जमीन जायदाद है वो हमारे नाम लिख दो। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका खून का रिश्ता है। ठीक है। आप जब मरोगे तो ये जमीन हमारी ही हो जाएगी, तो क्यों ना लिख दी जाए। लेकिन ठाकुर बाड़ी के जो महंत है उनका कहना क्या है कि अगर ये जमीन आप ठाकुर बाड़ी के नाम लिखते हो तो आपकी परिस्थिति बोलते ना कि आपका नाम लिखा जाएगा, लोग आपको याद करेंगे, आप स्वर्ग में जाओगे, लाइक दैट। ये एक कहते हैं ना कि आपके मन को बहलाने के लिए या मन को डाइवर्ट करने वाली जो परिस्थिति रहती है वो है। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें से इन सारे पैराग्राफ से क्या क्या बनेंगे? ठाकुर बाड़ी से घर लौटने पर हरिया काका के प्रति घर वालों का व्यवहार क्यों बदल गया, कैसे बदल गया, क्या हुआ था उनके साथ, क्यों उन्होंने अब उनको अच्छा खातिरदारी करने लगे, क्यों उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। महन जी ने हरिया काका को एकांत कमरे में बिठाकर प्रेम से क्या समझाया, अपने शब्दों में देखिए। ये एकांत में कब ले जाते हैं? जब हरिया काका बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं और वो खलिहान की तरफ जाते रहते हैं, लेकिन हरिया महन जी उनको अपने उस रास्ते से लेकर मंदिर में लेकर जाते हैं और वहां पे उनको बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत बोलते हैं ना कि भगवान का वास्ता देते हैं कि ठाकुर बाड़ी के नाम तुम अपनी जमीन जायदाद कर दो। तो ये सारी चीजें आएंगी जब वो एकांत में बैठाकर उनको प्रेम से समझाया गया था। ठीक है। हरिहर काका का दिल जीतने जीतने के लिए ठाकुर बाड़ी के महान जी ने क्या क्या उपाय किए थे, तो ये सारी चीजें मैंने सार में नहीं डाली है। ठीक है। क्योंकि सार बहुत फास्ट किया है मैंने, लेकिन टेक्स्ट बुक में है, तो अगर आप टेक्स्ट बुक कभी पढ़ते हो या तो आपने पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ है स्वादिष्ट भोजन बनाए गए उनके लिए, रात को अच्छा खाना दिया गया, और महंत जी उनको रात को जब वो खाना खा रहे तो धर्म चर्चा करती गई, तो उनके मन को बहुत शांति मिली थी हरिहर काका को। तो कुल मिला के हरिहर काका के साथ वो परिस्थिति बनाई गई, वो चीजें दिखाई गई कि महंत चाहते थे कि ये इस सारी चीजों को देखकर, ऐसा खाना खाकर वो बोलते ना कि अपनी जमीन जायदाद महंत जी के नाम या फिर ठाकुर बाड़ी के नाम लिखते। ठीक है। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता था, महंत जी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर नहीं निकल गए। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी। आधी रात के आसपास देवस्थान के साधु संत और उनके कुछ साथी भाला गड़सा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ सोचे, किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज लगाकर बुलाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमला करने वाले हरिया काका को अपनी पीठ पर डालकर कहीं गायब हो गए।
वे हरिया काका को ठाकुरबाड़ी ले गए। एक और तो ठाकुरबाड़ी के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने और पकड़ कर समझाने का काम चल रहा था। तो वही दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर ठाकुरबाड़ी पर पहुंच गए थे। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पांव बांध कर रखा था और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था ताकि वे कागज आवाज न कर सके। परंतु हरिया काका दरवाजे तक लुढ़कते हुए आ गए और दरवाजे पर अपने पैरों से धक्का लगाकर ताकि वे बाहर खड़े लोगों और पुलिस को उन्हें बचा सके। दरवाजा खोलकर हरिया काका को बंधन से मुक्ति किया गया। हरिया काका ने पुलिस को बताया कि वे लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांधकर कहीं गुप्त रास्ते से भाग गए और उन्होंने कुछ कोरे और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिया काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लिए। ये पार्ट का आप ये कह सकते हो कि एकदम ऐसा भाग है जहां से कहानी ट्विस्ट हो जा रही है। ठीक है, कहानी का बदलाव हो जा रहा है। क्या होता है जब हरिया काका को महंत जी बहुत समझाते हैं कि आपको अपनी जमीन जायदाद यहाँ लिख देनी चाहिए, लेकिन हरिहर काका कुछ नहीं कहते हैं। इधर भाई के लोग भी प्रेशर डालने लगते हैं उनके ऊपर, दबाव डालने लगते हैं कि आप अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम लिख दो। तो हरिहर काका एकदम शांत रहते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है हरिहर काका अब ज्ञानी हो चुके थे। उनको पता चल गया था कि जब तक मेरे पास जमीन जायदाद है तब तक लोग मुझे पूछ रहे हैं, चाहे वो ठाकुर बाड़ी हो चाहे मेरे खुद का परिवार। लेकिन जिस दिन मैंने ये जमीन जायदाद किसी के नाम लिख दी तो मेरी कुत्ते जैसी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन महंत जी बहुत वो इनपेशेंट हो रहे थे कि कहीं ये जो जमीन हमारे ठाकुरबाड़ी के नाम आने वाली कहीं वो परिवार के हाथ ना लग जाए। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उनको किडनैप कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। साधु संत आए, उनके सारे साथी आए, भलसा घड़सा और बंदूक लेकर आए। उनको लेकर कहाँ लेके गए, ठाकुरबाड़ी लेके चले गए। सब कुछ ये सब चीज इतनी जल्दी हुआ कि भाई कुछ समझ ही नहीं पाए और भाई जब तक समझ पाते तब तक वो उनको लेकर फरार हो चुके थे। और कहाँ लेकर गए, तो ठाकुरबाड़ी में। ठाकुरबाड़ी में उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, उनको बहुत मारा गया, उनको बहुत पीटा गया। साथ ही साथ उनके अंगूठे के निशान कोरे कागज में भी लिए गए, कुछ लिखे हुए कागजों में भी लिए गए और वहीं उनको छोड़कर चले गए। जब भाई सुबह पुलिस लेकर वहां पहुंचे तो पुलिस ने उनको जब वहां से निकाला तब उन्होंने अपनी आप बीती बताई। हरिहर काका ने अपने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में पुलिस को बताया, अपने भाइयों को बताया। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और जो ठाकुर बाड़ी के जो साधु संत थे वो क्या किए, उनको बांध कर एक गुप्त रास्ते से भाग गए। ठीक है, तो अब इन सारे पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन है, हरिहर काका द्वारा ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन लिखने में हो रही देरी के बारे में महंत जी ने क्या अनुमान लगाया, इसके लिए उन्होंने क्या विकल्प किया, क्या अनुमान लगाया। उनको लगा कि शायद वो धर्म संकट में है, वो अपने भाइयों के नाम मोह माया में फंसा हुआ है, तो शायद ना लिखे। तो उन्होंने क्या विकल्प दिया, उसको किडनैप कर लो, जबरदस्ती उनका अंगूठा लेकर उसका बोलते ना कि सारी जन संपत्ति ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो। महंत द्वारा हरिया काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है तथा अब आपके मन में इससे ठाकुरबाड़ी जैसी संस्थाओं के प्रति कैसी धारणा बनती है, बताइए। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको आपके सोच और समझ से लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, महंत द्वारा हरिया काका का अपहरण महंत के चरित्र की किस सच्चाई। महंत एक लालची दबंगई वाला आदमी था, वो अनैतिक कार्य करता था। महंत को आस्था धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुका था। यही कारण था कि उसने ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका का अपहरण किया था। ठीक है, आपके मन में इससे ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था के प्रति कैसी धारणा बनती है, ये आपका व्यू हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे संस्थाओं में जैसे ठाकुर बाड़ी जैसी संस्थाएं हैं वो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, वो लोगों को बहलाती फुसलाती है, जो कि गलत है। ठीक है, बताइए, तो आप यहाँ पर आंसर डाल सकते हो। हरिया काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया, इसी पैराग्राफ से ही ये सारे क्वेश्चन। ओके, तो कौन थे, तो महंत और महंत के गुंडे थे। ओके, और क्यों लेकर गए थे उनके साथ, कैसा व्यवहार किया था, उनको खूब मारा गया, उनको खूब पीटा गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया और साथ ही साथ कुछ अंगूठे के निशान लिए गए, कुछ कोरे कागज में लिए गए, कुछ लिखे हुए कागज में लिए गए। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए पूरे के पूरे बोलते हैं ना कि अभी ये आधा सार है। अब मैं इसको आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, इसके जस्ट बाद मतलब आएगा, आपको मिलेगा और उसमें आपको पूरा जो बचा हुआ है वो आपको मैं बता दूंगी विद क्वेश्चन एंड आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच।